नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बुलेटिन अब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप जान लीजिए कि एक सप्ताह का समय मतदान में बचा हुआ है। 12 नवंबर को मतदान होगा। नतीजा ज़रूर 8 दिसंबर को आएगा गुजरात चुनाव के साथ, लेकिन 12 तारीख को सारे प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। और अब एक सप्ताह पहले जब मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश के बारे में स्पष्ट हो चुकी हैं। सबसे खास बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव इस समय बाइपोलर चुनाव हो गया है। सीधा बीजेपी जो सत्ताधारी है और विपक्ष कांग्रेस, इनके बीच में चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ने सभी जो 68 सीटें हैं उन सब पर प्रत्याशी उतारे हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिसने शुरुआत में बड़ी हलचल मचाई थी और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ लड़ने की जिनकी प्रवृत्ति नज़र आ रही थी, वो सडनली मैदान से साफ हो गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सभी सीटों पर 67 सीटों पर शायद एक सीट को छोड़कर सभी पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। आप सब जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जो हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ राज्य है पंजाब, जिसमें से निकलकर हिमाचल प्रदेश बना, उसके मुख्यमंत्री भगवंत मान दिन रात बस गुजरात की कैंपेन कर रहे हैं। और ये अपने आप में बताने में सफिशेंट है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से यहाँ से फाइट से बाहर हो चुकी है। यहाँ पर जो स्थिति नज़र आ रही है इस समय, उसमें वैसे तो सभी दलों ने यहाँ पर प्रत्याशी अपने उतारे हैं। बसपा, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, उसने भी 53 कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं। उनका तो आपको पता ही है, उनका तो चंदा बनाने का धंधा है। जो भी चंदा दे दे पार्टी के फंड में, उसी को टिकट दे दिया जाता है। खैर, यहाँ पर उनकी प्रेजेंस इतनी है नहीं। इसके अलावा एक लोकल पार्टी है यहाँ की, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, उसने भी 29 कैंडिडेट्स यहाँ पर उतारे हुए हैं। वे इन कैंडिडेट्स को केवल वोट काटने वाला कैंडिडेट आप मान सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ इनका आधार नज़र नहीं आ रहा है। CPIM का यहाँ पर 11 प्रत्याशी हैं मैदान में। वैसे पहले विधायक भी रह चुके हैं CPI के लोग यहाँ से, तो CPI का थोड़ा बहुत यहाँ आधार है। कम्युनिस्ट दलों का जैसे कि थोड़ा बहुत आधार सब जगह पर है, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, शुरुआती दौर में ये था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा सत्ताधारी जो दल होता है उसके खिलाफ होता ही है। लेकिन बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को किल करने का एक सीधा साधा फार्मूला है कि अगर लग रहा है कि किसी विधायक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसका टिकट बदल दो, किसी नए फेस को मैदान में उतार दो, तो इससे जो जनता के बीच में उस विधायक के प्रति नाराजगी है वो स्वतः ही कम हो जाती है। और ऐसा ही बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी ने 11 MLAs के अपने टिकट काटे हैं, इनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं। और जब इन्हें जरूरत पड़ी तो कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उन्हें मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए भी उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है और उन्हें फिर भी टिकट देना है, तो उनके क्षेत्र बदल दिए गए। जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुरेश भारद्वाज, जो शिमला शहरी सीट से MLA थे, अब उन्हें कसुम्पटी सीट पर शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था कि एक चाय वाले को यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने कई किए हैं और इसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि इसका अंत में जो एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला है वो उनका सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी की तरफ से प्रचार तो दिन रात यहाँ पर JP नड्डा कर ही रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस प्रदेश को बिलोंग करते हैं। अनुराग ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनको यहाँ पर दिन रात लगाया गया है चुनाव में और वो अच्छा खासा कैंपेन उन्होंने उठाया भी है। जो नाराजगी है यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में, उसे भी दूर करने का प्रयास नड्डा ने, अनुराग ठाकुर ने किया है। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल, जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं अब 75+ वालों में आ गया हूँ, अब मेरे बेटे को ही आगे बढ़ाना है। JP नड्डा से मिलकर, अमित शाह से मिलकर स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और इससे बीजेपी ने एक अच्छा मैसेज भी दिया है कि हम नए फेसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है। वो जो अमित शाह अभी रैली के दौरान वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और बार बार जाते हैं, कहते हैं कि साहब कांग्रेस में माँ बेटा की सरकार बनेगी, तो वो कोई गलत नहीं कहते। यहाँ पर प्रतिभा सिंह के हाथ में कमान है, जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेवा हैं। वीरभद्र सिंह जो कि यहाँ पर 6 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं
उनका बड़ा रुतबा रहा है। पिछले साल 8 जुलाई को उनका निधन हो गया था, बीमार थे। 9 बार एमएलए रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, 4 बार यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। पिछले साल 8 जुलाई को उनका निधन हो गया था। उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह, उन्हीं पर कमान सौंपी हुई है। उनके बेटे हैं विक्रमादित्य, ये सब लोग इन लोगों ने ही टिकट बांटे हैं। और इसी वजह से अमित शाह बार बार कहते हैं कि कांग्रेस में तो भैया केंद्र में भी माँ बेटे की सरकार और यहाँ भी माँ बेटे की सरकार। केंद्र में वो राहुल गांधी और सोनिया के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर प्रतिभा और विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं। तो अमित शाह उन पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। और दूसरे, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो कमी यहाँ इस समय नजर आ रही है वो है रिसोर्सेज की। कांग्रेस ऐसी पार्टी हुआ करती थी कि किसी भी मरे से मरे स्टेट में भी जहां उनकी स्थिति बहुत खराब हो, वहां पर भी वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए 5, 10, 20 लाख रुपए दे दिया करती थी। इस बार किसी को कोई चंदा नहीं मिला है। पार्टी ने कहा है भैया अपने रिसोर्सेज से आप चुनाव लड़िए। पार्टी 5 साल से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में नहीं है, 10 साल से केंद्र में सत्ता में नहीं है, तो सब जगह कमी तो हो रही है। अब जैसे प्रियंका गांधी कैंपेन कर रही है यहाँ पर, राहुल गांधी तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर कैंपेन कर रही हैं, तो उनके पूरे कैंपेन का खर्चा भूपेश बघेल उठा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। उन्हें उठाना ही पड़ेगा, और कौन उठाएगा खर्चा इनका। वैसे तो अपना घर भी शिमला में बनाया हुआ है इन्होंने, प्रियंका वाड्रा ने, लेकिन फिर भी बहुत खर्चे होते हैं। रैलियों के खर्चे हैं, हेलीकॉप्टर के खर्चे हैं, गाड़ियों के, वाहन के, काफिले के और कैंडिडेट्स के, पोस्टर्स के, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इन सब खर्चों को भूपेश बघेल मैनेज कर रहे हैं। और गुजरात में आप सब जानते हैं कि गुजरात में जब समय आएगा, राहुल गांधी वगैरह सब वहाँ प्रचार करेंगे, तो उस समय अशोक गहलोत को लगाया जाएगा कि आप मैनेज कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। और प्रियंका गांधी की तो जो परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबने देख ही ली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था और वहाँ पर कांग्रेस का क्या हाल हुआ, खाता भी नहीं खुल रहा था, ये हालत हो गई थी। फिलहाल स्थिति ये है कि बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए, और कांग्रेस में बहुत सारे अंदर ही अंदर कई ऐसे गुट बन गए हैं, कई ऐसे लोग सामने आ गए हैं जिन्हें पे आप कह सकते हैं कि सीएम फेसेस हैं। अमित शाह तो अपने कैंपेन में कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस में 8 सीएम फेस हैं। हमारे पास तो हमारे जयराम ठाकुर ही हैं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने, अमित शाह ने काफ़ी हद तक बात सही भी कही है। कांग्रेस में देखिए प्रतिभा सिंह तो सीएम पद की दावेदार हैं ही। इसके अलावा जो विपक्ष में नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, मुकेश अग्निहोत्री उनका नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ की कैंपेन कमेटी है, जो प्रचार कमेटी चल रही है, यहाँ पर चुनाव कैंपेन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी खुद को सीएम कैंडिडेट मानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अंदर ही अंदर धड़े बने हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में अंदरूनी खटापटक भी चल रही है। और कांग्रेस की इस खटापट का जो एक जीता जागता प्रमाण है वो ये है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स बागी हो गए हैं जिनके टिकट नहीं कटे या कुछ लोगों ने जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन सब ने नुकसान पहुंचाने का तो काम कांग्रेस के लिए किया ही है। देखिए, काफ़ी समय पहले कांगड़ा से एमएलए थे कांग्रेस के पवन काजल, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और इस बार बीजेपी के टिकट पर बन गए हैं। इसके अलावा सुल क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं जगदीश सिंह, उनके सामने एक्स एमएलए जगजीवन पाल निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतर गए हैं। जगजीवन पाल 2 बार एमएलए रहे हैं, 2017 में वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा जयसिंहपुर से सुशील कुमार और जसवंतपुर से मुकेश ठाकुर, दोनों ही बागी कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए खतरा हो सकते हैं, और दोनों ही कांगड़ा जिले में हैं। इन तीनों कैंडिडेट्स को हालांकि पार्टी ने अभी हाल ही में निकाल भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सामने चैलेंज तो है ही। इसके अलावा कांगड़ा जिले की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कांगड़ा जिले की ही अगर बात करें तो यहाँ पर जो 15 सीटें हैं, इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वही डेंसिटी वाली जो होती है, डायनेस्टिक के परिवारवाद, वंशवाद वाला मामला है, वो भी सामने आ रहा है और बीजेपी इसको लेकर हमला बोल रही है कांग्रेस पर। यहाँ पर 15 में से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर पूर्व मंत्री और विधायकों के बेटों को टिकट दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आंकड़े कलेक्ट किए हैं। नूरपुर से पूर्व मंत्री सत महाजन के बेटे हैं अजय महाजन, वो चुनाव लड़ रहे हैं। फतेहपुर सीट से पूर्व मंत्री सुजान सिंह के बेटे भवानी सिंह पठानिया को टिकट दिया गया है। नगरोटा बागवा से पूर्व मंत्री जीएस बाली के बेटे आरएस बाली को टिकट दिया गया है।
पालमपुर से पूर्व मंत्री बीबीएल बुटेल के बेटे आशीष बुटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। एक्स एमएलए के बेटे हैं यादविंदर गोमा, ये जयसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से इनके सामने सुशील कुमार बागी कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री संतराम के बेटे हैं सुधीर शर्मा, जो धर्मशाला से चुनाव लड़ रहे हैं। सुधीर शर्मा भी मंत्री रह चुके हैं। तो कांग्रेस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कांग्रेस के सामने वही चैलेंजेस हैं जो उनके सामने पूरे देश में हैं। वंशवाद की नीति, परिवारवाद की नीति, नए लोगों को ना आगे ना आने देना, और जो नई जनरेशन के नेता पार्टी में आ रहे हैं उनकी ना सुनना, पुराने बुढ़ों की ही सुनना, जैसे कि यहाँ प्रतिभा सिंह के कहने पर टिकट बांटे गए। तो इन सब चीज़ों का सामना कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार आई तो हम ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देंगे, जो बहुत साल पहले सब राज्यों से हट चुकी है। इन तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ये भी प्रियंका गांधी ने कल तो ये भी कह दिया कि 2024 में हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा सेंस कहीं से ये भी आया है कि आम आदमी पार्टी यहाँ जितना कमज़ोर होकर चुनाव लड़ रही है, उससे थोड़ा सा कांग्रेस को बल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी तक ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है हिमाचल प्रदेश में खास तौर से। दिल्ली में तो हो चुका है कि कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ है। बीजेपी का 28% वोट बैंक वहाँ पर जस का तस है। लेकिन अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसका वोट काट रही थी, बीजेपी का या कांग्रेस का। हो सकता है कि वो अगर चुनाव फुल फोर्स के साथ लड़ती तो नुकसान बीजेपी का ही करती। लेकिन आम आदमी पार्टी भी बसपा की नीति पर चल रही है कि भले ही बीजेपी जीत जाए लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को सामने देखती है और इसलिए उनका फोकस हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा गुजरात पर है। तो हिमाचल प्रदेश में बायपोलर चुनाव हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर हो रही है। इस चुनाव को लेकर बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। अभी तो एक सप्ताह का समय है, कुछ और भी वीडियो बनाएंगे। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपने सजेशंस भेजिए। आप लोग ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर देंगे तो मैं आपसे फीडबैक लेने की भी कोशिश करूंगा। और अगर आप में से कोई शख्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश से मुझसे जुड़ना चाहता है, आपको क्षेत्र की नॉलेज है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे निश्चित रूप से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। अगले चुनाव बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश के आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।